नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे प्लैटिनम के नाम पर जो सोने में खरीद हो रही है या सोने में इंपोर्ट हो रहा है। आपको याद दिला दें कि सीपा के तहत यहां पर अगर 2% भी प्लैटिनम है तो उसे प्लैटिनम अलॉय के नाम पे कहा जाता है। और क्योंकि सोने पर 15% की इंपोर्ट ड्यूटी है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंडिया में प्लैटिनम अलॉय के बीच में सोने की इंपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा उसका नंबर है और माना जा रहा है कि आज ये मीटिंग भी जारी है और सरकार बहुत करीब है ये मामला जो है वो सॉल्व करने में। तो इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर डायमंड इंपोर्ट्स की, जहाँ पर शायद ड्यूटी घटने की बात की जा रही है। यहाँ पर बजट में डायमंड इंडस्ट्री को और क्या क्या चाहिए, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही एग्री सेक्टर को क्या मिल सकता है वित्त मंत्री से इस बार, उस पर भी जानेंगे। बजट में क्या कुछ है, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर, इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, इस पर भी आपको बताएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमएमटीसी पैम के पूर्व एमडी राजेश खोसला, कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर और एमडी घनश्याम ढोलकिया, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। सबसे पहले यहाँ पर बजट की बात कर लेते हैं क्योंकि एक हफ्ता बच गया है अब यहाँ पर बजट आने में। ढोलकिया जी, काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन है, सभी सेक्टर्स ने यहाँ पर लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशंस, प्रेजेंटेशन सरकार के समक्ष रखी हैं। इस अनाउंसमेंट में बजट वाले दिन डायमंड एज एन इंडस्ट्री में यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? सबसे पहले नमस्कार मनीषा जी, आप सभी को अपडेट करते हैं, ट्रेड वाले को, कंज्यूमर को। तो वैसे सभी इंडस्ट्री की अपेक्षा होती है कि हमारी इंडस्ट्री को कुछ मैक्सिमम फायदा मिले, तो सभी का एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ प्रेजेंटेशन कर रहे। हमने बोला हुआ है कि जो रफ है, जो भी टेंडर हो रहा है बेल्जियम में हो रहा है या तो दुबई में हो रहा है, वो टेंडर इंडिया में होवे। रफ टेंडर इंडिया में करेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है, उसको इधर से टेंडर में माल खरीद सकते हैं। उसके लिए एसएनजेड स्पेसिफिक स्पेशल नोटिफाइड जोन के लिए अप्लाई किया हुआ है कि फॉरेन वाले इधर टेंडर करें और उससे माल बेच सकते हैं। तो उसमें टर्नओवर टैक्स खाली लगेगा, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, जो बिकेगा वो इधर इनवॉइस बनेगा, बाकी का वापस कर सकते हैं। जो बेल्जियम में वो तरह का एसएनजेड उसको बोलते हैं, स्पेशल नोटिफाइड जोन, उसके लिए हमने बोला हुआ है। दूसरा, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ती जाती है, तो फॉरेन वाले जो कस्टमर है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है, नेचुरल डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इंडिया में, तो कस्टमर को कोई माल हमने भेजा तो उसको रिजेक्ट किया, उसको पसंद नहीं आया, क्वालिटी में प्रॉब्लम आया, वो डायमंड इंपोर्ट करने का ड्यूटी नहीं लगना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि जो कंपनी एक्सपोर्ट करे उसका 5% डायमंड इंपोर्ट करे तो उसमें ड्यूटी नहीं लगे, वो हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है, वो जरूरी है। नहीं तो उसमें जो ड्यूटी लगता है तो या तो हमको कस्टमर को जो काम का माल नहीं है बेचना पड़ेगा, तो भी बाद में पेमेंट में प्रॉब्लम करेगा। तो हमने गवर्नमेंट को ये बोला हुआ है। बाकी जो गोल्ड का ड्यूटी है 15%, वो 5%, 4% का रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो ड्यूटी कम करे, तो जो अनलीगली बिजनेस हो रहा है, स्मगलिंग जो हो रहा है वो बंद होवे और वही गोल्ड जो है वो इंडिया में कम ड्यूटी में आवे, तो इधर मार्केट भी डेवलप हो सकता है। और जो इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमारा 15% पैसा स्टक हो जाते हैं, जो आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद मिलते हैं, तो 2 से 3 महीने के लिए वो पैसा स्टक हो जाते। और दूसरा, इंडिया में नेचुरल डायमंड का हब है। जो आज की तारीख में देखें तो करीबन 2 से 3 बिलियन नेचुरल डायमंड की लेबर में इंडियन मार्केट, इंडियन जो एम्प्लॉय है, जो डायरेक्टली 7 लाख लोग जुड़े हुए हैं डायमंड में, और फैमिली के साथ गिने तो करीबन 28 से 30 लाख लोग जो है, वो सभी का रोजी रोटी नेचुरल डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग से हो रहा है। तो हो सके इतना नेचुरल डायमंड को हम बढ़ावा दे, तो उससे क्या है कि 2 बिलियन मतलब 15-17 हजार करोड़ का लेबर में इनकम कर रहे हैं। तो हो सके इतना ये डायमंड को प्रमोट करना चाहिए। थोड़ा अभी एक्सपोर्ट में कम है, लोकल मार्केट इंडिया का बहुत बड़ा है, सभी एक्सपांड कर रहे हैं। हम कृष्णा डायमंड ज्वेलरी भी एक्सपांड कर रहे हैं, तो वैसे सभी लोग एक्सपांड कर रहे हैं। तो इंडिया डोमेस्टिक मार्केट तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक्सपोर्ट में सपोर्ट की जरूरत है। ये सुविधा गवर्नमेंट से मिले, ये हम चाहते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़े। क्योंकि चाइना बहुत खराब है, यूएस स्टेबल है, लेकिन चाइना की वजह से इंडिया डायमंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो डाउन है। और नेचुरल डायमंड जो है अल्टीमेटली यूज भी है वर्ल्ड में, और उससे इन्वेस्टमेंट भी है। तो नेचुरल डायमंड बहुत बढ़िया है कि लोग पहन भी सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री को हमको सपोर्ट करना जरूरी है। वेल एब्सोल्युटली, अगर इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर कमज़ोर नीचे आती है तो इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा, सहूलियत मिलेगी। और जो स्मगलिंग की यहाँ पर बातें हम सोने में देखते हैं वो भी शायद यहाँ पर बंद होती हुई नजर आएंगी। ढोलकिया जी, साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि यहाँ पर लेबर स्किल को एक पुश यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कुछ अलग से भी इसके लिए आना चाहिए बजट में जो पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री को यहाँ पर सपोर्ट करे? एक्सपोर्ट में सपोर्ट करने के लिए जरूरी है,
क्योंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस डाउन है और हमारा हम्म। करीबन 80% जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का है, जी। करीबन 15% जो डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस लोकल में है। तो एक्सपोर्ट सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट जरूर करना चाहिए। अलग अलग बहुत सारी रिक्वेस्ट किया हुआ है हमारे जेवन ज्वेलरी ने, लेकिन ये एसेंजर मतलब स्पेसिफिक नोटिफाइड जोन बन जाए, रॉ मटेरियल पॉलिश का हमको लाने में दे, वो भी एक सुविधा हो जाएगी। और एक्सपोर्ट गोल्ड जो ड्यूटी है वो कम करे तो भी एक्सपोर्ट में बेनिफिट मिल सकता है। तो नेचुरल डायमंड का एक्सपोर्ट में और डोमेस्टिक में हमको बढ़ावा देना चाहिए। और वो बिजनेस जो है, एसेट भी है हमारा, वो कहाँ पे गवर्नमेंट वो चीज में ध्यान दो रहे कि भाई नेचुरल डायमंड जो एसेट भी है, जो संकट समय में काम करता है, और इंडियन लोग जो एसेट में मानते, तो डायमंड गोल्ड ज्वेलरी का जो नेचुरल बिजनेस है उसको कैसे हम सपोर्ट करें। डुप्लीकेट तो बहुत सारा चीज आ रहा है, लेकिन नेचुरल जो ओरिजिनल है वो तो रहने वाला ही है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि नेचुरल को हमको प्रमोट करना चाहिए और वो रियल में हमारी एसेट है। साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि बहुत बेहतरीन ये पिछले 2 क्वार्टर्स यहाँ पर नहीं गए हैं एक्सपोर्ट के लिहाज से भी, और चाहे डोमेस्टिक डिमांड है वहाँ पर भी हमने, बिकॉज इलेक्शंस था, हीट वेव्स थे, शादियों का सीजन नहीं था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बाय नहीं किया। अब सेकेंड हाफ इस ईयर में हम यूजली देखते हैं कि खरीदारी भी बढ़ती है, फेस्टिवल्स भी हैं, बाजार यहाँ पर इन दैट सेंस शादियों में भी जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इस साल का सेकेंड हाफ अब यहाँ से अंत तक? पहले सेकंड हाफ जो है वो इंडिया का तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गोल्ड की प्राइस थोड़ी बढ़ी है, लेकिन गोल्ड की प्राइस बढ़ने से थोड़े टाइम के लिए कंज्यूमर अटक जाता है, पर फिर भी सोचता है कि मैंने पहला खरीदा उसमें तो प्राइस बढ़ गया। और तो सेकंड हाफ जो रहेगा वो डोमेस्टिक मार्केट तो बढ़िया रहेगा। एक्सपोर्ट में उम्मीद है कि चाइना ओपन होवे या यूएस की डिमांड ज्यादा होने से थोड़ा बेहतर होवे, वो हम प्लानिंग और कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो इंटरनेशनल रॉ मटेरियल वाले डीबीएस वाले हैं वो सभी भी डायमंड को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए भी एडवर्टाइज कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया में। और वो लोग को हमने बोला इंडिया में भी एडवर्टाइज करिए तो डायमंड का बिजनेस, नेचुरल डायमंड का बिजनेस और बढ़े। एब्सोल्युटली। ढोलकिया जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो यहाँ पर कुछ मांगे डायमंड इंडस्ट्री की तरफ से आती हुई कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर गोल्ड एंड रफ डायमंड्स में की जाए, रफ टेंडर यहाँ पर इजी किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ऑफ कोर्स बजट में यहाँ पर जरूर कुछ निकल के आना चाहिए, और साथ ही साथ नेचुरल डायमंड के बिजनेस को यहाँ पर काफी हद तक सपोर्ट की भी जरूरत है। ये तो बात हुई बजट की एक्सपेक्टेशंस डायमंड इंडस्ट्री से, लेकिन बाजार इस वक्त काफी प्रॉब्लम से एज ऑफ नाउ जूझ रहा है, क्योंकि सोने का इंपोर्ट हमने प्लैटिनम के तौर पर यहाँ पर आता हुआ देखा है। हमारे साथ एमएमटीसी पैम के पूर्व एमडी राजेश खोसला हैं। राजेश जी नमस्कार। एज ऑफ नाउ आज माना जा रहा है कि मीटिंग जारी है, जो गोल्ड एसोसिएशंस हैं इंडिया की, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी सरकार के साथ बातचीत है। बहुत जल्द शायद इसका एक निकाल भी निकल के आ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी टनों टन यहाँ पर हम गोल्ड इंपोर्ट आता हुआ देख चुके हैं प्लैटिनम के तौर पर, जहाँ पर एक डिस्टॉर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जिसका फायदा ऑफ कोर्स यहाँ पर इंपोर्टर्स ने उठाया है। देखिए, द मैटर टू माय माइंड इज वेरी सिंपल। जी। जब भी आप कोई एलॉय इंपोर्ट करते हैं, then you are obliged to disclose the content of the alloy. इस मामले में प्लैटिनम अलॉय का मतलब कि प्लैटिनम कंटेंट 2% से ज़्यादा है। तो जब आप प्लैटिनम अलॉय इंपोर्ट करते हैं तो आपका सप्लायर डिस्क्लोज करता है कि इसमें प्लैटिनम कितना है और बाकी प्रेशियस मेटल की कंटेंट कितनी है। ये जब कंसाइनमेंट कस्टम्स पे आती है, कस्टम्स हैज़ द अथॉरिटी टू टेक अ सैंपल, और सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं कस्टम्स की, वहाँ इसका एनालिसिस होता है, और जो भी रिजल्ट आता है उस बेसिस पे कस्टम्स ड्यूटी इवैल्यूएट होती है। अब इस केस में आप कह रहे हैं कि मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, 15% प्लैटिनम है और आप कह रहे हैं कि गोल्ड आ रहा है और मान लीजिए 80% गोल्ड है, तो जब कस्टम्स की लेबोरेटरी में ये टेस्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें 10% प्लैटिनम है और 80% गोल्ड है। अब प्लैटिनम की ड्यूटी तो आप सिपा के हिसाब से अप्लाई कर लीजिए, गोल्ड की ड्यूटी जो आपकी नॉर्मल गोल्ड की ड्यूटी है वो आप लगाएं, और इस बेसिस पे आपकी एक तो कस्टम्स इवैल्यूएशन और कस्टम्स रेवेन्यू बढ़ेगी, एंड नंबर 2, ये जो आप कह रहे हो कि सरोगेट गोल्ड आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्लैटिनम अलॉय, ये अपने आप बंद हो जाएगा। इंसिडेंटली कस्टम्स मैनुअल में कस्टम्स को अधिकार है कि जब वो चाहें वो सैंपल ले सकते हैं और उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, कानून है, आप केवल उसको अप्लाई करें।
तो अभी तक जो हो रहा था राजेश जी, आप कहेंगे कि एक ओवरसाइट थी या फिर इतने बड़े नंबर्स से इस तरह का इंपोर्ट हो जाएगा, सरकार को ऐसा नहीं लगा था? ऐसा है कि जब सरकार कुछ काम करती है इंडस्ट्री के भले के लिए, तो इंडस्ट्री में तो बहुत किस्म के उस्ताद हैं, वो देखते हैं कि भाई इससे मैं और फायदा क्या लगा निकाल सकता हूँ। तो ये अब पता चल गया कि देखिए ये कुछ हमने डिटेल में देखा नहीं, तो अब वो केवल उनको यही कस्टम्स को कहना है कि भैया जब भी आपका कोई भी अलॉय आए, चाहे प्लैटिनम अलॉय आए, चाहे कॉपर अलॉय आए, चाहे कोई भी अलॉय आए, आप उसका सैंपल लीजिए, टेस्ट करिए और उस हिसाब से आप कस्टम्स ड्यूटी लगाइए। एज सिंपल एज दैट। आप क्या ये इतना आसान होगा राजेश जी चेंज करना? बिकॉज ये जिस तरह से हमने इसका फ़ायदा उठाते हुए देखा है और अभी भी काफ़ी सारी कंसाइनमेंट्स ऑन द वे हैं, माना ये जा रहा है कि एक्सटर्नली भी कुछ कंट्रीज़ ने इस तरह का ही काम करना शुरू कर दिया है कि वो इसी तरह से बनाया जाता है जिसमें 10-15% प्लैटिनम है और बाकी गोल्ड है। देखिए, आई विल नॉट स्पेकुलेट ऑन हाउ द इंडस्ट्री इज वर्किंग। मैं तो आपको इतना कह रहा हूँ दैट इफ एज अ कंट्री वी आर फेस्ड विद अ प्रॉब्लम जी, because a well-meaning notification has left a loophole which industry is exploiting, पॉइंट टेकन। then please apply the existing customs law. And as customs, you have complete authority to take a sample of any item that comes into the country and do an independent test. Done. As simple as राजेश जी, एक और चीज़, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और माना ये भी जा रहा है कि एक मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में अपार्ट फ्रॉम दिस, जहां पर गोल्ड हॉल मार्किंग को अब ज़्यादा डीप डाउन स्प्रेड किया जा रहा है कि अभी कि 9 कैरेट गोल्ड की भी हॉल मार्किंग होनी चाहिए, चांदी की भी अब यहाँ पर हॉल मार्किंग HUID वगैरह होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसे? आप कहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक और कदम है? I personally believe that hallmarking is now becoming the flavor of the day. जी, Everybody wants to get on to hallmarking without understanding what is the intent behind hallmarking. The intent behind hallmarking is for higher grades of gold, say 18 carat and above, jahan gold content or gold value is a significant element of the value of the end product. When you are looking at 9 carat or 6 carat gold, the gold content is a fraction of the value of the product. So the international norm is anything that is 18 carat and above should be hallmarked. Anything that is below, it is assumed that, listen, the gold content is not a major factor that goes into the price of the product, and therefore, whether it is 17 carat or whether it is 14 carat or whether it is 12 carat, it doesn't matter. एंड सिल्वर अंडर हॉल मार्किंग, उसको कैसे देखते हैं आप? Well, silver hallmarking is classic. देखिए, जब आप silver import करते हैं, you're importing 39 silver. However, the silver that you use in the market is 92.5%. Sterling silver is 92.5%. So in any case, you have to alloy the silver from 999 to 92.5. Therefore, if you must do hallmarking, please hallmark sterling silver, which is 92.5%. फेयर पॉइंट। राजेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और वो ऑफ कोर्स सरकार क्या कर सकती है, ये जो हमने मल्टी लेयर्ड जो स्ट्रक्चर देखा है यहाँ पर ड्यूटीज़ के लिहाज से, उसको सही करने के लिए और ऑफ कोर्स हॉल मार्किंग पर भी अपनी राय देने के लिए ऑलवेज अ प्लेजर। Just the last one. सरकार अपनी तरफ से इंडस्ट्री का भला सोचती है जी, लेकिन कभी-कभी इंडस्ट्री की नॉलेज बहुत ज्यादा है, सरकार जरा टेढ़ा नहीं सोचती, तो इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम्स आती है। पॉइंट टेकन राजेश जी, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर दिनेश सोमानी जी को जोड़ेंगे अपने साथ और साथ ही साथ बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। सरकार का फोकस एक बार फिर कृषि सेक्टर रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का ऐलान कर सकती है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड लोन को भी बढ़ाने की योजना है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं मेरे सहयोगी असीम चंदा। असीम, नमस्कार। कृषि ऑफ कोर्स टॉप हेडलाइन होगा, लेकिन आप यहाँ पर क्या सुन रहे हैं?
देखिए, सरकार का फोकस इस बार फिर किसानों के ऊपर ही होगा। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनकर के आए थे तो ऑफिस का कार्यकाल संभालते ही उन्होंने पहली फाइल किसानों के लिए साइन की थी, किसान सम्मान निधि उन्होंने साइन किया था। अब भी बजट का एक बड़ा फोकस आप किसानों के ऊपर आता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में डिजिटल मिशन की शुरुआत की जाएगी, यानी कि पूरी तरह से कृषि को मॉडर्नाइजेशन करने के ऊपर जोर दिया जाएगा और इसके लिए एक अलग से फंड दिया जाएगा। जो किसान क्रेडिट का लोन है वो भी फिलहाल 3 लाख मिलता है, लेकिन सरकार इसको बढ़ा करके 5 लाख तक करने की तैयारी कर रही है। अब ये बिना कोलेटरल के उसी के अंदर 1,60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट भी बढ़ा करके 2,60,000 रुपए तक की जा सकती है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर आप इस बार काफी जोर देखेंगे, उसके लिए एक अलग से फंड सरकार उसकी घोषणा करेगी। सरकार ये नहीं चाहती किसानों को किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ये चाहती है कि फसलों का एमएसपी उनको पूरा मिले। तो तूर, दाल, उड़द और ऑयल सीड्स के ऊपर सरकार का इस बजट के अंदर काफी बड़ा फोकस देखने को आपको मिल सकता है। नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए भी एक बड़े फंड की घोषणा यहाँ पर सरकार की तरफ से आती हुई आप बजट के अंदर देख सकते हैं। ओके, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हैं, एग्री डिजिटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आगे काफ़ी सारे कामों की एक्सपेक्टेशन है। असीम, ऑफ कोर्स आपसे लगातार यहाँ पर जुड़ते रहेंगे, एग्रीकल्चर पर आपकी तीखी नज़र बनी हुई है। साथ ही साथ अब दिनेश जी को यहाँ पर लेते हैं। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर और आपको क्या लगता है क्या कुछ देखने को मिल सकता है और यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? जी बिल्कुल, 50% ऑफ द जीडीपी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो मुझे लगता है कि पहले भी गवर्नमेंट के दोनों टर्म्स में उन्होंने एग्रीकल्चर पे काफी फोकस किया था और ये टर्म में भी उनका फोकस काफी ज्यादा रहेगा। जैसे कि सर ने बताया अभी कि ऑयल सीड और पल्सेस, इस पे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी कम होनी चाहिए और इन चीजों को किसानों को बढ़ावा देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार दें और यील्ड में भी इनका इजाफा हो। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो ये किसानों के लिए निश्चित तौर से फायदेमंद होगा। और अगर मैं कोई स्टैटिस्टिक की बात करूँ, कोई स्ट्रेटेजी की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के ये स्ट्रॉन्ग काउंटर लगता है। साथ ही साथ कपास जो है 1605-1610 के लेवल्स काफी अच्छे लगते हैं। आई थिंक अगस्त कॉटन सीड ऑयल के एनीथिंग अराउंड 3010 is a good buying level. 3080 is the upside target और 2985 should be the stop loss. कपास 1605-1610 के दायरे में बाय करें, 1644 का टारगेट और 1588 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। दिनेश जी, नॉन एग्री में कहाँ पर नजर है आपकी? पॉवल की टेस्टिमनी तो काफी जोरदार रही है कल, उसका इम्पैक्ट हमने सोने में तो आता हुआ देखा, बाकी सब कमोडिटीज में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर भी आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, गोल्ड काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि कितना रेट कट हो सकता है, सितंबर में प्रोबेबिलिटी बढ़ गई और दिसंबर में तो ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका है कि शायद रेट कट जरूर आए और इसी के चलते गोल्ड में एक बड़ा इजाफा आया और आने वाला समय मुझे लगता है कि एक ऑल टाइम हाई दोबारा गोल्ड टेस्ट कर सकता है। 73,520-530 के आसपास गोल्ड बाय किया जा सकता है। 73,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 74,000 के टारगेट 1 या 2 दिन में हमें देखने मिल सकता है और शायद प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हमें लगता है कि 74,400 के लेवल्स भी गोल्ड छू सकता है। ऑलराइट, तो ऑल टाइम हाइस की तैयारी यहाँ पर सोने में इस हफ्ते और अगले हफ्ते भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी के साथ एज ऑफ नाउ कारोबार और अपने ऑल टाइम हाइस के बहुत ही करीब। दिनेश सोमानी जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उस वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को शेयर भी करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो फोकस डालेंगे इक्विटीज पर।